और स्टूडेंट वेलकम टू डीएसएम क्लासेस। देखिए आज का अपना टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द है, ये माइटोकॉन्ड्रिया शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द। लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। जो दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए वो दो शब्द कौन कौन से हैं जिन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो माइटोस जिसको अपन बोल सकते हैं थ्रीड। दूसरा है कॉन्ड्रियन, CONDRION कॉन्ड्रियन, इसको आप बोल सकते हो ग्रेन्युअल। इन दोनों शब्दों से मिलकर क्या बना हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया। जो कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। इसलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी कहा जाता है। इसलिए इसे सूत्रकणिका भी कहते हैं। सूत्रकणिका भी कहते हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? सूत्रकणिका भी कहते हैं। देखिए मैं माइटोकॉन्ड्रिया की आपको परिभाषा के बारे में बताता हूँ। इसकी परिभाषा क्या है? देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में कोशिका के बारे में बताया था कि कोशिका दो प्रकार की होती है, एक तो यूकैरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोशिका द्रव में अनेक छोटे छोटे गोलाकार मुक्ताकार छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, रेशेनुमा कण पाए जाते हैं। उनको ही क्या कहा जाता है? पाए जाते हैं, उसको ही माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा देखिए मैं लिखूंगा यहाँ पर। यूकैरियोटिक कोशिका। कौन सी कोशिका? यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव में अनेक छोटे छोटे गोलाकार मुक्ताकार तंतु में कणिका में एवं छड़ के आकार की संरचनाएं पाई जाती है। छड़ के आकार की संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। देखिए एक बार दोबारा देख लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं अपन। माइटोकॉन्ड्रिया लैटिन भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। माइटोस जिसको थ्री बोल सकते हैं, कॉन्ड्रियन ग्रेन्युअल, इसलिए इसे सूत्रकणिका भी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसकी परिभाषा की। यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव में अनेक छोटे छोटे गोलाकार मुक्ताकार तंतु में कणिका में एवं छड़ के आकार की संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए आगे हम इसके नामकरण के बारे में पढ़ेंगे कि इसके नामकरण माइटोकॉन्ड्रिया किसने किया, इसकी खोज किसने की। देखिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया को एक वैज्ञानिक था फ्लेमिंग। कौन सा वैज्ञानिक था? फ्लेमिंग। इस जो फ्लेमिंग वैज्ञानिक था, इस फ्लेमिंग वैज्ञानिक ने इसे फाइला कहा। फ्लेमिंग वैज्ञानिक ने इसे फाइलिया, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया? फाइलिया कहा। फ्लेमिंग ने क्या कहा था? इसको फाइलिया। यदि हम इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज आर अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने की और इसने इसको बायोप्लास्टा कहा। बायोप्लास्टा
इसको बायोप्लास्टा कहा। क्या कहा था? बायोप्लास्टा कहा। बायोप्लास्टा कहा। देखिए फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने इसे क्या कहा था? इसे पाइला कहा था। इसे क्या कहा था? पाइला। कब? 1882 में, सन 1882 में। उसके बाद में सन 1894 में इसकी खोज की थी किसने? आर अल्टमान ने। और आर अल्टमान ने इसको क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट नाम दिया। क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट। यदि मैं इसके नामकरण की बात करूं कि इसका नामकरण किसने किया, तो इसका जो नामकरण है वो सी बेंडा नामक एक वैज्ञानिक है, उसने इसका क्या किया था? नामकरण। और सन 1897 में इसका नाम क्या धर दिया गया? माइटोकॉन्ड्रिया। किसने किया था नामकरण? सी बेंडा ने, सन 1897 में। देखिए मैं आपको इस माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में बता देता हूँ कि ये संरचना माइटोकॉन्ड्रिया की है। इसमें देखिए ये वाला जो अंदर भाग है ये तो इसकी आंतरिक झिल्ली है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्या है? आंतरिक झिल्ली। ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्या है? आंतरिक झिल्ली। और ये वाली जो झिल्ली है, ये वाला जो भाग है इसका, ये इनको क्रिस्टी कहा जाता है। ये वलय है, इनको क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। और ये वाला आवरण है बाहर वाला, इसको बाहरी झिल्ली बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी झिल्ली है? बाहरी झिल्ली। बाहरी झिल्ली। इसके अंदर जो ये छोटे छोटे यहाँ पर ये कण पाए जाते हैं, ये बाहरी झिल्ली के अंदर ये छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, इनको ऑक्सीसोम कहा जाता है। ऑक्सीसोम कहा जाता है। इसके अंदर F1 कण पाए जाते हैं, ऑक्सीसोम कहा जाता है। दोबारा से देख लीजिए कि इसका जो ये बाहर का आवरण है इसको बाहरी झिल्ली कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। इसके अंदर का भाग इसको आंतरिक झिल्ली कहते हैं। ये जो वलयकार सतह है इसको क्रिस्टी कहा जाता है। इस बाहरी झिल्ली के अंदर और आंतरिक झिल्ली का जो भाग है अंदर का, इसके अंदर छोटे छोटे जो कण पाए जाते हैं उनको ऑक्सीसोम कहा जाता है। F1 कण कहा जाता है। कौन सा कण कहा जाता है? F1 कण। इन F1 कणों को इलेक्ट्रॉन अभिगमन कण भी कहते हैं। F1 कणों को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन अभिगमन कण भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन अभिगमन कण भी कहते हैं। कौन से कणों को? F1 कणों को इलेक्ट्रॉन अभिगमन कण भी कहा जाता है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए का निर्माण होता है, आरएनए भी पाया जाता है और राइबोसोम भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोसोम भी। दोबारा से देख लीजिए कि ऑक्सीसोम कण है वो F1 कहा जाता है, इन्हें इलेक्ट्रॉन अभिगमन कण भी कहा जाता है। डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है और राइबोसोम भी पाया जाता है। यदि मैं माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई की बात करूं, माइटोकॉन्ड्रिया की किसकी बात करेंगे अपन? लंबाई की। तो इसकी लंबाई 1.5 माइक्रो से 4 माइक्रो के बीच में होती है। और इसके व्यास की बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया का व्यास कितना होता है, तो 0.5 माइक्रो से 1 माइक्रो के बीच में होता है। 1 माइक्रो के बीच में। देखिए इसकी लंबाई कितनी होती है? 1.5 माइक्रो से 4 माइक्रो। व्यास 0.5 माइक्रो से कितना माइक्रो होता है? 1 माइक्रो। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन अंग भी कहा जाता है और कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। कोशिका के देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन अंग भी कहा जाता है। कोशिका का क्या कहा जाता है? श्वसन अंग भी कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो खाद्य पदार्थ होते हैं, हम खाते हैं, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के द्वारा हमको एनर्जी प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनके अंदर, इसके अंदर ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा, इन खाद्य पदार्थों के द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह भी कहा जाता है। ध्यान रखना, एक प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। वो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है।
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा होती है, जो कि एटीपी व पी मतलब एडिनोमिन फॉस्फेट और डाइफॉस्फेट के द्वारा मिलकर बनी होती है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में संचित होती है, एटीपी के रूप में। तो एडीपी प्लस में पी, इसका जो फुल नेम है वो है एडिनोसिन फॉस्फेट, और इसका नाम है डाइफॉस्फेट। इसके द्वारा एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी का एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और क्या मुक्त होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है? ऊर्जा मुक्त होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ऊर्जा जो संचित होती है वो एटीपी के रूप में होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। ये जो एटीपी की ऊर्जा होती है वो एडिनोसिन फॉस्फेट और डाइफॉस्फेट के द्वारा मिलकर बनी हुई होती है। अब हमारे शरीर के अंदर जिन खाद्य पदार्थों का जो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, तो देखिए वो ऑक्सीकरण की क्रिया के अंतर्गत की जो ग्लूकोज होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा का निर्माण होने के साथ साथ C6H12O6 प्लस में O2 के बीच में जब अभिक्रिया करवाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर होगी? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। देखिए ये खाद्य पदार्थ होते हैं, उन खाद्य पदार्थों में ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा, ये ग्लूकोज है, ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा क्या होता है कि ऊर्जा के निर्माण के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल का भी निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जल का भी निर्माण होता है। एक एटीपी अणु के टूटने पर, एक एटीपी अणु के टूटने पर 7.3 केसीएल ऊर्जा मुक्त होती है। कितनी मुक्त होती है? 7.3 केसीएल ऊर्जा। धन्यवाद।